दिसंबर 2002। क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी बीच कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर मोडेस्टो में एक खुशहाल परिवार की दुनिया अचानक तबाह हो गई। एक गर्भवती महिला जो अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी, रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। लेकिन यह एक साधारण गुमशुदगी का मामला नहीं था। इस कहानी के पीछे छिपे रहस्य, झूठ और धोखे ने इसे अमेरिका के सबसे चर्चित मामलों में से एक बना दिया। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। लासी पीटरसन का जन्म 4 मई 1975 को कैलिफोर्निया में हुआ था। वह बचपन से ही खुश मिजाज और मिलनसार थी। बड़ी होकर उसने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की और फिर 1995 में उसकी मुलाकात स्कॉट पीटरसन से हुई। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ ही सालों में उन्होंने शादी कर ली और कैलिफोर्निया के मोडेस्टो शहर में बस गए। लासी एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही थी और वह मां बनने वाली थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कम से कम बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता था। लेकिन 24 दिसंबर 2002 की सुबह सब कुछ बदल गया। 24 दिसंबर 2002 की सुबह स्कॉट पीटरसन अपने घर से निकलते हैं। उनका कहना था कि वह अपने काम के सिलसिले में मछली पकड़ने के लिए बर्कले मरीना जा रहे थे। उसी दिन लासी के परिवार को पता चलता है कि वह लापता है। वह 8 महीने की गर्भवती थी और उसके अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार चिंता में पड़ गया। घर की जांच करने पर लासी के सामान सही सलामत थे। उसका फोन और कार घर पे ही पाए गए। ये बहुत अजीब था। आखिर एक गर्भवती महिला अचानक कहाँ जा सकती है? लासी पीटरसन के परिवार और दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुरुआत में अधिकारियों ने लैसी पीटरसन की गुमशुदगी को संदेहजनक नहीं माना। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हत्या की आशंका लगभग तुरंत ही सामने आने लगी। जांचकर्ताओं को स्कॉट पीटरसन पर संदेह बढ़ता गया, खासकर उसके असामान्य व्यवहार को देखते हुए, मानो उसे कोई चिंता ही ना हो। जहां आमतौर पर पति पत्नी की गुमशुदगी पर लोग जल्दी जल्दी अपडेट मांगते हैं, अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और जवाब की तलाश में बेचैन रहते हैं, वहीं स्कॉट का रवैया अजीब संयोजन था। वह दूर था लेकिन उतावला भी। उसकी अत्यधिक विनम्रता और घमंड का मिला जुला व्यवहार उसे और भी संदिग्ध बना रहा था। उसका यह रवैया किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जिसकी गर्भवती पत्नी अचानक लापता हो गई हो। हालांकि जांचकर्ताओं को स्कॉट पर शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन लैसी के परिवार ने शुरुआत में उसका समर्थन किया। उन्होंने दंपति को बिल्कुल परफेक्ट कपल के रूप में वर्णित किया, जिससे शुरुआती जांच थोड़ी भटक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि स्कॉट का एक अफेयर चल रहा था। जनवरी 2003 में एम्बर फ्रे नाम की महिला, जो एक मसाज थेरेपिस्ट थी, ने इन्वेस्टिगेटर्स को संपर्क किया। उसने खुलासा किया कि वह स्कॉट को डेट कर रही थी और उसने उसे यह झूठ बताया था कि वह विडोवर है, जबकि उस समय लैसी लापता भी नहीं हुई थी। सच सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्बर ने पुलिस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और स्कॉट के साथ अपनी फ़ोन बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। कुल 29 रिकॉर्ड की गई कॉल्स में स्कॉट ने बार बार झूठ बोला, हेरफेर किया और अपनी लापता पत्नी के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। जब यह सच्चाई सामने आई तो पुलिस का शक स्कॉट पर गहराने लगा। शुरू से ही स्कॉट का एलिबाई, बहाना इन्वेस्टिगेटर्स को संदेहजनक लग रहा था। उसने दावा किया कि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बर्कले मरीना में मछली पकड़ने गया था, उसी दिन जब लैसी लापता हुई थी। लेकिन जांचकर्ताओं ने जल्द ही कई परेशान करने वाली विसंगतियां देखी। उसने हाल ही में एक नाव खरीदी थी, लेकिन इसके बारे में परिवार या दोस्तों को कुछ नहीं बताया। उसने ठंडी दिसंबर की सुबह अकेले मछली पकड़ने जाने का फैसला किया, जो उसके लिए असामान्य था। समय के साथ वह अपनी कहानी बदलता रहा। पहले उसने बताया कि वह एक स्थान पर मछली पकड़ रहा था, लेकिन बाद में उसने अपनी बात बदल दी। वह उस सुबह अपनी गतिविधियों की स्पष्ट समय रेखा देने में असफल रहा। स्कॉट की कहानी में बदलाव ने तुरंत संदेह बढ़ा दिया। जांच के शुरुआती दिनों में पुलिस ने स्कॉट से पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के लिए कहा, जो गुमशुदा लोगों के मामलों में एक सामान्य प्रक्रिया होती है। उसने मना कर दिया। यह अपराध का पक्का सबूत तो नहीं था,
लेकिन संदेह को और बढ़ा दिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने यह बताने में भी गड़बड़ की कि वह वास्तव में मछली पकड़ने कहाँ गया था। स्कॉट का व्यवहार धीरे धीरे और भी संदिग्ध होता गया। लैसी का परिवार और दोस्त लैसी के ना मिलने पर चिंता में पागल हो रहे थे, लेकिन स्कॉट हैरान करने वाली शांति के साथ व्यवहार कर रहा था। लैसी के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद वह अपनी गुप्त प्रेमिका एम्बर फ्रे के साथ फोन पर हंसता हुआ सुना गया था। पुलिस को पता चला कि स्कॉट और लैसी के घर के कुछ हिस्सों को हाल ही में ब्लीच से साफ किया गया था। स्कॉट ने इसे सामान्य सफाई बताया, लेकिन पुलिस को संदेह था कि वह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि घर के अंदर कभी भी खून या शरीर से जुड़े कोई तरल पदार्थ नहीं मिले। स्कॉट का छल और गहराता गया जब एक कैंडल लाइट विजिल के दौरान उसने एम्बर फ्रे को फोन कर यह झूठ कहा कि वह पेरिस में था, जबकि असल में वह वहीं समारोह में मौजूद था। फिर और भी परेशान करने वाली बातें सामने आईं। लैसी के लापता होने के तुरंत बाद स्कॉट ने उसकी कार बेचने की कोशिश की, जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पति पत्नी गुमशुदा साथी की चीज़ों से जुड़ाव बनाए रखते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसने उनका घर भी बेचने के लिए डाल दिया, जिससे ऐसा लगा कि वह अपने अतीत को मिटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत से लोगों ने इसे इस संकेत के रूप में देखा कि स्कॉट जानता था कि लैसी कभी वापस नहीं आएगी। अप्रैल 2003 में, यानी 4 महीने बाद, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के पास एक महिला और एक नवजात शिशु के अवशेष मिले। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि यह लासी और उसके अजन्मे बच्चे कॉनर पीटरसन के अवशेष थे। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था। लासी की मौत हो चुकी थी। कॉनर का शव 13 अप्रैल 2003 रिचमंड, कैलिफोर्निया में पॉइंट इसाबेल रीजनल शोरलाइन पार्क के किनारे के पास मिला। भ्रूण अच्छी तरह संरक्षित दिखा, जिससे संकेत मिलता है कि वह कुछ समय तक लैसी के शरीर के भीतर सुरक्षित था और लैसी की मृत्यु के बाद में गर्भ से बाहर निकला। उसकी गर्दन के चारों ओर नायलॉन टेप था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आकस्मिक था या जानबूझकर किया गया था। लैसी का धड़ 14 अप्रैल 2003 कॉनर के अवशेषों से लगभग 1 मील दूर मिला। उनका शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। सिर, हाथ और पैर गायब थे। उनके धड़ पर डक्ट टेप मिला, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि उन्हें बांधा गया था या शरीर को छुपाने का प्रयास किया गया था। सड़न की स्थिति के कारण मौत के सही कारण का निर्धारण नहीं किया जा सका। हालांकि फोरेंसिक रोग विशेषज्ञों ने नोट किया कि लैसी के धड़ के बाईं ओर एक कट था, जो एक सर्जिकल चीरा हो सकता था या उस वजन से लगी चोट जिसका उपयोग उन्हें डुबोने के लिए किया गया था। उनके शरीर की स्थिति से संकेत मिला कि वह लंबे समय तक पानी में रही थी, जो स्कॉट के 24 दिसंबर 2002 को मछली पकड़ने जाने की समय रेखा से मेल खाती थी। कॉनर पीटरसन के अवशेष अलग से पाए गए थे, जिससे संकेत मिलता है कि उनकी मां लैसी की मृत्यु के बाद वह गर्भ से बाहर निकला था। ये जलमग्न गर्भवती पीड़िताओं में आम होता है और इसे कॉफिन बर्थ कहा जाता है, जहां गैस के दबाव के कारण प्रसव हो जाता है। शिशु पर किसी तरह की चोट के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन शरीर इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि पूर्ण शव परीक्षण से मौत के समय या कारण का निर्धारण नहीं किया जा सका। पुलिस को स्कॉट के गोदाम की आगे की जांच में हाथ से बनाई गई कंक्रीट का एंकर लंगर मिला, जिसका आकार ऐसे एंकरों से मेल खाता था जो किसी शरीर को खाड़ी में डुबाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। संदेह को और बढ़ाते हुए फोरेंसिक विश्लेषण में स्कॉट की नाव के अंदर कंक्रीट की धूल के निशान भी पाए गए। पुलिस की जांच से पता चला कि लैसी के लापता होने से ठीक पहले स्कॉट ने कंक्रीट के एंकर बनाने के लिए सामग्री खरीदी थी। चूंकि केवल एक एंकर बरामद हुआ था, जांचकर्ताओं को यह विश्वास बढ़ता गया कि स्कॉट ने लापता एंकरों का उपयोग लैसी के शरीर को डुबाने के लिए किया हो सकता है। स्कॉट की नाव में मौजूद प्लायर्स पर लैसी के बाल का एक रेशा पाया गया। हालांकि यह अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं था, लेकिन इस खोज ने लैसी की नाव में मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े कर दिए और जांच में इसकी संभावित भूमिका पर संदेह बढ़ा दिया। शुरुआत से ही स्कॉट ने पुलिस को बताया था कि वह उसी दिन मछली पकड़ने के लिए बर्कले मरीना गया था, जिस दिन लैसी लापता हुई थी। महीनों बाद लैसी और उसके अजन्मे बच्चे के शव उसी इलाके में समुद्र तट पर बहकर आए। एक खौफनाक संयोग जिसे जांचकर्ता नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
अपनी थ्योरी की संभावना को परखने के लिए जांचकर्ताओं ने खाड़ी की परिस्थितियों का विस्तृत पुनर्निर्माण किया। धाराओं के पैटर्न और बहाव सिमुलेशन से यह संभावना और मजबूत हुई कि लैसी का शव उसी स्थान के पास फेंका गया था जहां स्कॉट ने मछली पकड़ने का दावा किया था, जिससे उसके खिलाफ मामला और मजबूत हो गया। 18 अप्रैल 2003 को ला जोला, कैलिफोर्निया में पुलिस ने स्कॉट पीटरसन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारी मात्रा में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जो सभी उसके दोषी होने की ओर इशारा कर रहे थे। जब पुलिस ने स्कॉट पीटरसन को गिरफ्तार किया तो वह भागने की कोशिश कर रहा था, संभावित रूप से मैक्सिको की ओर। उसके पास नकली आईडी, हजारों डॉलर कैश था और उसने अपने बाल रंगे हुए थे। उसका बदला हुआ हुलिया, बड़ी मात्रा में नकदी और साथ में रखा गया सर्वाइवल गियर जांचकर्ताओं के लिए यह मानना मुश्किल बना रहा था कि वह निर्दोष था। उसके इस भागने के प्रयास ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी, जिससे वह लैसी और कॉनर पीटरसन की हत्या के औपचारिक आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। स्कॉट पीटरसन का मुकदमा, जो लगभग पूरी तरह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था, अमेरिकी इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया। प्रोसिक्यूशन ने एक भयावह कहानी पेश की। स्कॉट शादी और पितृत्व से बचने के लिए बेताब था। उसने 23 दिसंबर या 24 दिसंबर 2002 की शुरुआत में मोडेस्तो स्थित अपने घर में लैसी की हत्या की। फिर उसके शरीर को बर्कले मरीना ले गया, जहां उसने उसे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी में फेंक दिया। पुलिस जांच में चौंकाने वाले सुराग मिले। स्कॉट का बार बार बदलता एलिबाई, उसका भावहीन व्यवहार, एम्बर फ्रे के साथ उसका गुप्त प्रेम संबंध और मैक्सिको भागने की उसकी नाकाम कोशिश। लेकिन सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब अप्रैल 2003 में लैसी और कॉनर के अवशेष ठीक उसी क्षेत्र में मिले जहां स्कॉट ने मछली पकड़ने का दावा किया था। एम्बर फ्रे की रिकॉर्ड की गई कॉल्स ने स्कॉट के झूठ और हेरफेर को उजागर किया। फोरेंसिक विश्लेषण और विशेषज्ञों की गवाही ने उसके निर्दोष होने के दावों को ध्वस्त कर दिया। बचाव पक्ष के पास कोई ठोस वैकल्पिक संदिग्ध नहीं था, और जब सीधे भौतिक सबूत नहीं थे तो मोटिव, ऑनपर्च्युनिटी और डिसेप्शन के ठोस सबूतों ने स्कॉट के खिलाफ मामला मजबूत कर दिया। 12 नवंबर 2004 को जूरी ने स्कॉट पीटरसन को लैसी की प्रथम डिग्री हत्या और कॉनर की द्वितीय डिग्री हत्या का दोषी ठहराया। 1 महीने बाद जूरी ने मृत्युदंड की सिफारिश की। हालांकि बाद में उसकी मौत की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन स्कॉट अब भी सलाखों के पीछे है। आखिरकार झूठ, फोरेंसिक सुराग और भारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी ने स्कॉट पीटरसन की किस्मत तय कर दी। जांचकर्ताओं ने बड़ी सावधानी से उसके संदिग्ध व्यवहार, एम्बर फ्रे की महत्वपूर्ण गवाही, लैसी और कॉनर के अवशेषों की फोरेंसिक जांच और उनके मिलने की भयावह जगह को जोड़कर मामला तैयार किया। भले ही कोई एक अकेला सबूत निर्णायक न था, लेकिन तमाम सबूतों का भारी बोझ इतना स्पष्ट था कि किसी संदेह की गुंजाइश नहीं बची, जिससे स्कॉट को दोषी ठहराया गया और लैसी वो उसके अजन्मे बच्चे के लिए न्याय सुनिश्चित हुआ। लासी पीटरसन का केस आज भी एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि कभी-कभी जो लोग सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज साबित हो सकते हैं।